आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, पुरातत्व के सफर पर। हम ये देखेंगे कि कैसे अतीत को जानने की एक मामूली सी उत्सुकता ने एक पूरे विज्ञान का रूप ले लिया। एक ऐसा विज्ञान जो हमें हमारे पुरखों की अनकही कहानियां सुनाता है। तो पुरातत्व का जो असली मकसद है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। ये सिर्फ जमीन खोदना या पुरानी चीजें निकालना नहीं है। नहीं, ये तो असल में जासूसी करने जैसा है। हमारे पूर्वजों के छोड़े हुए सुरागों को एक एक कर जोड़ना और उनकी भूली बिसरी कहानियों को फिर से जिंदा करना। तो चलिए, कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इंसानों ने पहले बार कब और क्यों अपने ही इतिहास में झांकने की कोशिश की। अब इन तारीखों को देखिए। इनमें सबसे हैरान करने वाली बात इनके बीच का फासला है। एक तरफ बेबीलोन का राजा और फिर सीधा 15वीं सदी का रोम, बीच में लगभग 2000 साल का सन्नाटा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पुरातत्व हमेशा से कोई विज्ञान नहीं था। ये तो बस अलग अलग वक्त पर जागी एक जिज्ञासा थी। तो यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, शुरुआत में खुदाई का मकसद ज्ञान पाना नहीं था। राजा नेबुनिडस तो अपनी शाही विरासत का सबूत ढूंढ रहे थे। वहीं पुनर्जागरण के पोप रोम के पुराने गौरव को वापस लाने के लिए खूबसूरत मूर्तियां खुदवा रहे थे। मकसद था अपने शानदार अतीत से जुड़ना, कीमती चीजें जमा करना और अपनी संस्कृति का परचम लहराना। अब कहानी में एंट्री होती है 19वीं सदी की। ये वो दौर था जब यूरोप के बड़े बड़े देशों में होड़ लगी थी अपने अपने म्यूजियम के लिए शानदार और अनोखी चीजें इकट्ठा करने की। और इस होड़ में, इस जल्दबाजी में अक्सर खुदाई इस तरह होती थी कि इतिहास को फायदा कम और नुकसान कहीं ज्यादा हो जाता था। जरा कल्पना कीजिए उस दौर की। बगदाद में क्लॉडियस रिच हों या मौसूल में फ्रांसीसी दूत, ये लोग राजा सारगोन द्वितीय के महल जैसी जगहों की खोज कर रहे थे। और वहां से जो कुछ भी कीमती मिलता था, बड़ी बड़ी मूर्तियां, यहाँ तक कि दीवारों के हिस्से, सब के सब सीधे जहाजों पर लादकर यूरोप भेज दिए जाते थे। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी। वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया था कि धरती लाखों साल पुरानी है। और फिर 1859 में डार्विन की थ्योरी ने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी लहर ने पुरातत्व को एक शौक से उठाकर एक गंभीर विज्ञान बना दिया। इस बदलाव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अब जोर खजाना ढूंढने से हटकर जानकारी जुटाने पर आ गया था। मतलब एक पंख वाले बैल की मूर्ति से ज्यादा जरूरी ये जानना हो गया था कि वो मूर्ति वहां क्यों रखी गई थी, कैसे रखी गई थी। सवाल ये क्या है से बदलकर अब ये हो गया था, ये हमें क्या बताता है। और ये सोच सच में एक क्रांति थी। अब माना जाने लगा कि एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन सोने की मूर्ति से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बर्तन हमें उस दौर के आम लोगों की जिंदगी के बारे में बताता है। वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे। ये वो जानकारी है जो एक राजा का ताज कभी नहीं दे सकता। तो इस नई सोच के साथ पुरातत्व की दुनिया में नए तरीकों, नए नियमों और एक अनुशासन का दौर शुरू हुआ। ये उन लोगों की वजह से मुमकिन हुआ जिन्होंने खुदाई में सिर्फ फावड़े का नहीं, बल्कि अपने दिमाग और वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी इस्तेमाल किया। अब पुरातत्वविदों के पास कमाल के नए हथियार थे, जैसे स्ट्रैटिग्राफी, जिसमें जमीन की हर परत एक किताब के पन्ने की तरह थी, जिसमें इतिहास का एक नया अध्याय लिखा था। अब मिली हुई हर चीज को बहुत सावधानी से रिकॉर्ड किया जाने लगा, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि कोई चीज कहाँ मिली है, ये जानना उतना ही जरूरी था जितनी कि वो चीज खुद। और इन नए तरीकों की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है रोज़ेटा स्टोन की कहानी। सोचिए, एक पत्थर जिस पर एक ही बात 3 अलग-अलग भाषाओं में लिखी थी, और उनमें से एक भाषा हमें पता थी। बस यही वो चाबी थी जिसने मिस्र की पूरी सभ्यता के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए, उनकी खोई हुई आवाज हमें वापस लौटा दी। तो अब हम आज के दौर के करीब आ गए हैं, जब ये तो तय हो गया कि पुरातत्व को कैसे करना है। तो एक नया और शायद उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इसे क्यों करना है। इस विज्ञान का आखिर असली मकसद क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला जो नजरिया आया वो था संस्कृति इतिहास। इसका काम समझ लीजिए एक लाइब्रेरियन जैसा था। मिली हुई चीजों को करीने से लगाना, उनके आधार पर एक टाइमलाइन और एक नक्शा तैयार करना, ताकि ये पता चल सके कि कौन से लोग कब और कहाँ रहते थे। बस। लेकिन फिर 1960 के दशक में कुछ नए विचारक आए, जैसे लुइस बिनफोर्ड, और उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया।
उन्होंने कहा, सिर्फ क्या, कब और कहाँ से काम नहीं चलेगा, हमें क्यों का जवाब चाहिए। उनका मानना था कि पुरातत्व को एक पक्का विज्ञान होना चाहिए जो इंसानी व्यवहार के पैटर्न को समझा सके। और फिर कहानी में एक और मोड़ आया। अब कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या हम सच में अतीत को बिना किसी पक्षपात के देख सकते हैं। इस नए नजरिए ने कहा कि जो पुरातत्वविद इतिहास लिख रहा है, उसकी अपनी सोच, उसके अपने विचार भी उस कहानी को बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि अतीत की कोई एक अकेली सच्ची कहानी नहीं है। तो संक्षिप्त में कहें तो ये हैं अतीत को देखने के 3 अलग-अलग चश्मे। पहला नजरिया जो सिर्फ वर्णन करता है कि क्या हुआ, दूसरा जो वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करता है कि ऐसा क्यों हुआ, और तीसरा जो ये मानता है कि हम जो भी समझते हैं वो एक विवेचना है जो हमारे अपने नजरिए से निकलती है। ये तीनों ही नजरिए आज भी पुरातत्व की दुनिया को लगातार नई दिशा दे रहे हैं। और हम आज की इस चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। ये सवाल इन सारी एकेडमिक बहसों को सीधे हमारे अपने जीवन से जोड़ता है। सोचिए, आज हम जो कुछ भी अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं, वो आने वाले कल के लिए एक कहानी बनेगा। वो कहानी क्या होगी?